नमस्कार, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। वीरवार को कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर कमेटी द्वारा भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी कुमार IAS बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हायर एजुकेशन से सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर सरोज बाला गुरे और रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी संतोष ग्रोवर मौजूद रही, जिनका भवन प्रबंधन ने फूलमालाओं से स्वागत किया। इस कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के प्रधान सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर रामभगत लांग्यान ने मुख्य अतिथि अमनीत पी कुमार IAS व अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए सावित्रीबाई फुले के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि अमनीत पी कुमार ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले और अन्य कई लोगों ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन अभी भी समाज में कई कमियां हैं और समाज में दूरियां भी बढ़ी हैं। समाज में भले ही साधन संपन्न लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समाज को अभी आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने डॉक्टर रामभगत लांग्यान द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से अंबेडकर भवन बना है। श्रीमती सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि मनाने के लिए इकट्ठे हुए। कल महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 10 तारीख को सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि है। मैडम अमृत कौर जी को आज का दिन शुरू करता था। हमने आज ही सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि मनाने का निर्णय लिया। मैं सभी का स्वागत करता हूं, तहे दिल से उन्होंने समय दिया। बहुत अच्छा गाना ईश्वर नेगा ने आपके सामने सुनाया। वो भयंकर समय था। महिलाओं को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। 1827 में ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ और 31 में श्रीमती सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। 4 साल का फर्क था। ज्योतिबा फुले पढ़े लिखे थे, 10वीं पास थे, और उनकी शादी 1840 में हुई। 9 साल की सावित्रीबाई फुले थी। घर पर पढ़ा 2-3 साल। उस समय कोई लड़कियों का स्कूल नहीं था। एक नॉर्मल स्कूल था पुणे में, क्योंकि पुणे में ये पैदा हुआ। पुणे में ईसाइयों का मिशनरी स्कूल था। एक मिशेल थी, मिशेल ईसाई मिशनरी थी, वो चलाती थी, लड़कियों का स्कूल था। उसमें दाखिल करा दिया। 2री-3री तक का नॉलेज सावित्रीबाई को ज्योतिबा फुले ने दिया। इसके बाद उनको वहां दाखिल करा दिया और वहां उन्होंने 5वीं-6वीं तक शिक्षा प्राप्त की। आइए ये हम स्वागत करते हैं सरोज गुरे का, रिटायर्ड हमारे मेंबर हैं, स्वागत करते हैं। और 1848 में पहला स्कूल लड़कियों का पुणे में खोला गया, एक ब्राह्मण के मकान में।
केवल 2 अछूत कन्याएं वहां दाखिल हुई, 12-13 कन्याएं वहां थी। और वहां सावित्री बाई पहली टीचर थी। सावित्री बाई पहली टीचर थी जो स्कूल में रही, तो स्कूल के पहला था किसी भारतीय द्वारा संचालित वो पहला स्कूल था लड़कियों का, उसको पहली टीचर ये थी। और वहां इसके बाद उसी साल 4-5 महीने के बाद पूना मेरे को केवल अछूतों के लिए खोला गया। बच्चों के लिए उस पर लड़के भी हो सकते थे, लड़कियां भी हो सकते हैं। और उसमें उनको शिफ्ट कर दिया गया सावित्री बाई फुले। फिर वहां ये है टीचर भी बनी, कई साल तक उसमें पढ़ाया। और जो भाई विश्व ने बात कही वो मैं बताऊं, तो स्कूल से इनका घर वापस हरानी, इनको घर से निकाल दिया था। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के खिलाफ लोग हो गए, कहने लगे ये अछूतों को पढ़ाते हैं, ये करते हैं, या तो ये पढ़ाना बंद कर दे या इनको घर से निकाल दो। ज्योतिबा फुले के फादर गोविंद फुले ने ये कंडीशन बच्चों के ज्योतिबा सावित्री के सामने रखी। कौन सी एक्सेप्ट करो, या तो भाई पढ़ाई छोड़ दो या घर छोड़ दो। ज्योतिबा फुले ने घर छोड़ दिया, किराए पर रहने लगे। ये घर से इनको कुछ नहीं मिला, 2 महीने के लिए बाहर रहते, पढ़ाई करते, पढ़ाते थे, ज्योतिबा भी पढ़ाते थे, वो भी पढ़ाते थे। और घर से कम आधा किलोमीटर था स्कूल, तो जाती तो बीच बीच में सब तरह के लोग थे, कीचड़ फेंकते, गोबर फेंकते, गंदा पानी फेंकते। 2 ड्रेस लगती थी, एक थैला में बढ़िया घटिया पहन के जाती थी, उस पर वो खराब हो जाती थी, उसको निकाल के थैले में डाल दी थी। जो अच्छी ड्रेस होती थी स्कूल में डाल लेती थी, और इसके बाद स्कूल से आती तो फिर वही ड्रेस करके आती थी। और रोजाना ऐसे होता था, लेकिन नहीं करती थी तो फूल बरसा रहे स्वागत करती थी। दूसरे में क्या कर दिया गया, खाने बनाऊंगा, खाया करूं, कुछ नहीं किया, बहुत सहा। और वो कहती थी तुम्हारे ये जो टीचर है, तुम्हारे जो ये कंकर पत्थर मेरे लिए स्कूल है, फूल है। एक और बात बताऊं, बाकी तो मैडम कोई संतान नहीं थी। पूना में एक इन्होंने आश्रम खोला जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधित आश्रम। बाल हत्या प्रतिबंधित आश्रम एक ऐसा आश्रम जिसके अंदर बाल हत्या नहीं होती थी। उस समय छोटी उम्र में शादी करती जाती थी, विधवा हो जाती थी बहुत सारी, और वो विधवाओं को वहां रोकते थे, वहां रखते थे, खाना पीना ठहरना दौड़नी होनी सारा नहीं होता था। और कई विधवाएं ऐसी होती थी जिनके अनैतिक संबंध होते थे, उनके बच्चे हो जाते थे। बहुत बुरा था, विधवाओं के बाल काट देते थे, विधवाओं को मंदिर में जाने मना था, बहुत बुरा समय था। बाद में विधवा प्रथा से विधवाओं को अलाउ नहीं था शादी करना, और वो पालती थी। वहां सैकड़ों विधवाएं उस आश्रम में रहती थी और सैकड़ों के बच्चे हुए। और एक काशीबाई थी, काशीबाई ब्राह्मण विधवा थी, वो उसका बच्चा हो गया। अब उसका ना तो ये पता है इसका बाप कौन। वहां जो होते थे किसी का कुछ नहीं पता होता था, लेकिन पालन पोषण होता था। और सावित्री बाई ने वो गोद लिया, काशीबाई का लड़का गोद लिया, उसका नाम यशवंत रखा, उसको पाला पोसा पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, MBBS डॉक्टर पूना में हॉस्पिटल खोला। 1897 में पलट फैल गया, ऐसा फैल गया पूना के गांव में, वहां दाखिल कराते थे, निःशुल्क इलाज होता था। और सावित्री बाई समाज सेविका भी थी, केवल शिक्षिका नहीं थी। और हैरानी की बात यह है कि वो जब पलेट लगा तो ये घर जाती, एक घर में एक महार था, महार का जवान था 20 साल का, और वो
हैजे से था और उसके घर वाले छोड़ के चले गए, भाग्य वहां भाग जाते थे, तुम क्यों मरोगे, तो छोड़ दो उसको। ये वहां गई, उसको कंधे पर बिठाया, उठाया और पूना में ले गई। 3-4 किलोमीटर था वो गांव। कंधे पर बिठा के अपने घर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बच्चा तो मर गया और ये उस बीमारी से ग्रस्त हो गए और ये 5-6 दिन के बाद प्राण त्याग। 1857 में ऐसा प्यार, ऐसी महिला, इस बार में सत नमन ऐसी महिला कर खाने का कहां से मिलता था, कोई तो देता ही था। जैसे यहाँ भी देखते हैं, कुछ न कुछ तो लोग देखते ही हैं। यहाँ भी खर्चा ही खर्चा है। ऐसे उनका भी खर्चा चलता था, परमात्मा उनका भी खर्चा चलाता था। हम बार बार उनको याद करते हैं। हमारे बीच में श्रीमती सरोज गोरे जी आई, मैं प्रार्थना करूंगा नीतू जी से। उनका की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले। उन्होंने उन कठिन परिस्थितियों में जब महिलाओं को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे, आज हम जितनी मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं वो उन्हीं की बदौलत है। आज हमें गर्व है कि हमारी मुख्य अतिथि मैडम अमनीत जी, जो कि जिनके कंधों पर महिला और बच्चों के विकास का दायित्व है, आईएएस है, हमारे बीच में बैठी हैं। हमारे को बहुत गर्व है कि माता सावित्रीबाई फुले के मार्ग पे चल के आज वो यहाँ तक पहुंचे। सावित्रीबाई फुले को नमन करना ही नहीं बल्कि महिलाओं को एक संदेश देना है कि वो अपने समाज के प्रति जागरूक हों। जैसे सावित्रीबाई फुले बचपन में किसी चर्च की प्रार्थना सभा में गई थी। वहां उन्होंने सबको एक बुक लिए हुए देखा और उसको देख देख के वो बोल रहे थे। उसके मन में आया कि सभी लोग पढ़ सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो पढ़ ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ। किताब वापिस देने लगी और भाई ने अनुरोध किया जिसने बुक दी थी, कहती पढ़ना तो नहीं आता, ठीक है, लेकिन जो चित्र दिए हैं इनके माध्यम से आप जो है ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। शादी हुई, शादी के समय भी उस किताब को अपने साथ लेके गई और महात्मा ज्योतिबा फुले को दिखाया कि मैं इस बुक को पढ़ना चाहती हूँ और दोनों सहयोगी बने, उनको शिक्षित किया। और मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ जिनके अथक निरंतर प्रयासों की वजह से आज हम इतने सुंदर आलीशान भवन के अंदर बैठे हुए हैं। ये उन्हीं की मेहनत है जो हमें आज इतना अच्छा वातावरण मिला। हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने सहाय और सहने की भी कोई सीमा होती है और उनकी कोई सीमा नहीं थी, इतना सहाय उन्होंने। और आज विमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ साथ क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि है कल। और तो मैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 2 शब्द के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं मंच आसीन विभूतियां, इसमें हमारे चीफ गेस्ट श्रीमती अवनीत पी कुमार जी और मेरे बहुत ही आदर योग्य
मैं आज भी मिसेस रागियान को आंटी कहती हूँ, बच्चों की तरह के साथ खेले रहे हैं, इनको बहुत बहुत प्रणाम। और ये मंच पे आए हैं तो दिल खुश हो गया, अंकल ने आज इनको मंच पे बिठाया। अंकल आप हर वक्त बैठते हो, और मेरी सबमिशन अपने पितृ शक्ति से ये है कि नारी का हर दिन हर पल उसका हो, एक दिन ना हो। नारी के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, अगर घर में लड़की ना हो, बहू ना हो, बेटी ना हो, तो क्या होगा घर का हाल। 2 दिन मायके चली जाए, बेटी मामा के घर चली जाए, तो आपको पता लग जाता है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके जीवन में। तो मेरे क्रांति ज्योति, क्रांति की ज्योति, ज्योति में प्रकाश देने वाली के ऊपर, और इतिहास पे अगर गर्व करते हैं तो वर्तमान अपने आप में अच्छा हो जाता है। वर्तमान अच्छा होता है तो भविष्य की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह से। मैं माता सावित्रीबाई फुले को, जो उस समय में 200 साल पहले कितनी हालत खराब थी, नारी की नहीं नर की भी हालत खराब थी, किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये ब्राह्मणवाद जो रहा है शुरू से, आज भी है, आज भी बहुत भेदभाव है, सिर्फ रंग रूप आकार बदल गया उस भेदभाव का। आप ये मानिए, आप महसूस करते होंगे जब आपका बच्चा पढ़ता है या जब आप पढ़ाते हो या कहीं नौकरी करते हो, तो भेदभाव आज भी किसी हद तक मुझे तो कम नहीं लगता, मुझे तो दिखता और महसूस होता है। मेरे को जैसे वो भेदभाव दिखता है, मेरे अंदर बाबा साहब की तरह से एक ताकत आती है कि मुझे जब बाबा साहब खड़े थे, वो उनके जीन्स मेरे अंदर भी है, थोड़ा जेनेटिक्स मेरे अंदर भी है, तो मुझे डरना नहीं है, मुझे घबराना नहीं है। और अपनी अपनी प्रजाति या जाति या समाज के लिए काम नहीं करना है, मुझे हर वर्ग के लिए काम करना है जो किसी भी तरह से पीड़ित और शोषित है। क्योंकि हम जानते हैं पराधीनता में कोई सुख नहीं है, किसी के अधीन रहना। हमने अंग्रेजों की गुलामी सही है और सारे समाज ने मिलकर उन बेड़ियों को तोड़ा है, लेकिन ये जो हमारे ऊपर जाति का जो है सिस्टम, समाज का जो ब्राह्मणवाद की देन है, उसके बंधन आज तक नहीं टूटे। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, और जब रिजर्वेशन की बात आती है तो बड़े गर्मागर्मी क्लासरूम में हो जाती है। बच्चे बिल्कुल इस टॉपिक को लेके इतने सेंसिटिव हो जाते हैं जैसे एक दूसरे का मर्डर कर देंगे, ये मैं क्लास में देखती हूँ। तो मेरी अपने समाज से आज बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हर पोजीशन पे है, यंग IAS हमारे सामने है, मेडिकल ऑफिसर्स है, एकेडमिशियंस है, लीडर्स है, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है इस टाइम। जरूरत है हमें इकट्ठा होने की, जरूरत है हमें अपने समाज के लिए काम करने की। और लोग कहते हैं कैसे बदलेगा समाज, बहुत विसंगतियां, बहुत बुराइयां। मैं कहती हूँ नहीं, मैं बहुत आशावादी हूँ। बाबा साहब बहुत आशावादी थे, बहुत रास्ता दिखा के गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे इंतजाम करके गए हैं कि आपको डरना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। आप डरे और आप मरे। क्लास में मैं बच्चे को देखती हूँ, उसमें आत्मविश्वास की कितनी कमी है, वो नजरें उठा के बात नहीं करता, और वो नर्सरी क्लास से फर्स्ट क्लास से ही उसको इतना दबाया जाता है, और जैसे ही वो कॉलेज तक आता है, यूनिवर्सिटी तक आता है, उसकी सारी पर्सनालिटी खत्म हो जाती है। वजह क्या है कि जो हम लोग हैं या दूसरी जात बिरादरी वाले, वो पूछे ये नाम क्या है, और मैं प्राउड से कहती हूँ निर्मला। तो ये आगे क्या लगाते हो? इस आगे लगाने वाले के बिना उनका गुजारा नहीं। और शायद मेरे पापा जी जैसे जिले में रहे जहाँ कास्ट सिस्टम बहुत था, जब मकान भी लेते थे किराए पे, पूछते थे कौन सी जात के सो, तो पापा ने शायद पता नहीं उससे पहले या तो मुझे नहीं समझे, वो चौधरी लिखने लगे कि भाई ये चौधरी ये नहीं है, हम भी हो सकते हैं। तो वहां से हमने भी चौधरी लगाना शुरू कर दिया। कई बार मुझे इस चीज का नुकसान भी होता है, लोग समझ लेते हैं मैं जाट हूँ, क्योंकि चेहरे पे थोड़ी लिखा है मैं शुद्ध हूँ, मैं चमार हूँ या मैं दलित हूँ। तो चीजें जो है हमारे आत्मविश्वास से ठीक होंगी। पढ़ाई एक मंत्र है, स्कूल जगह जगह खुल गए हैं, सावित्री बाई फुले के स्कूल खोले थे,
वो जानते थे बिना शिक्षा के अंधकार दूर नहीं हो सकता, लेकिन आज तो बहुत स्कूल है, फिर समाज उतनी उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? थोड़ा सा आप सब सोचिए। ये कुछ प्रश्न है हमारे लिए। सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी हम क्यों नीचे नजरें करके रहते हैं? हमारा आत्मसम्मान कहाँ चला गया? हमारी डिग्निटी कहाँ चली गई? क्यों नहीं हम उसको आगे लेके आ रहे हैं? और परिवर्तन करना है तो जो जहां भी है, परिवर्तन करने का एक सीधा सा मंत्र है, जहां भी आप हो, जितना आपका हाथ जाता है, अगर मैं 360 डिग्री पे भी घूमती हूँ तो जहां जहां मेरा हाथ है मैं वहां वहां असर डाल दूं। जिन लोगों से मैं इफेक्ट होती हूँ या जो मेरे से इफेक्ट होते हो, उनकी जिंदगी में मैं परिवर्तन लाने का जिम्मा ले हूं। और हर आदमी अपने अपने सर्कल पे काम करेगा तो ये सर्कल ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो आशा रखो, आत्मविश्वास रखो और आगे बढ़ो। बाबा साहब ने भी कहा यूनाइट, बी यूनाइट। एकता में बल है और एकता, यूनाइट रहो, एजुकेट एंड एक्सेल। स्ट्रगल मैं नहीं करती, मैं कहती हूँ एक्सेल। सब हो और आगे बढ़ो। कि वो जो कुछ कर पाई समाज के लिए, विधवा विवाह के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए, सती प्रथा के लिए, इसमें महात्मा फुले जी का, उनके पति का बहुत योगदान था। तो जब भी हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये एक बात होती है पूरे समाज की, हमारे पितृशक्ति के सहयोग की, क्योंकि महिलाएं उनके बिना शायद वो काम हासिल नहीं कर पाती जो वो आज कर पाई है। तो जब हम बात करते हैं अपने इतिहास की, तो किसी भी समाज के लिए अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। ये संघर्ष हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें जारी रखना है और हम यहाँ तक पहुंचे, हमें और आगे बढ़ना है और आगे ले जाना है इसको। और जब हम बात करते हैं अपने हक की, तो जब कोई चीज हकी है तो उसे मांगना नहीं होता, वो लेना होता है। और हमें ये मंत्र तो दे ही चुके हैं बाबा साहब कि हमें शिक्षित बनना है, संघर्ष करना है, संगठित रहना है। तो इन सब मंत्रों के द्वारा अपने साथ रहकर जो हम सब सुनते आए हैं, यहाँ संघर्ष करके हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हमने अब तक किया है और इसे हमें बहुत आगे बढ़ाना है। तो हम अब एक ऐसे वर्ग से संबंधित रखते हैं जहाँ महिलाओं को उस समय में डबल मार्जिनलाइजेशन का सामना करना पड़ता है। एक तो आप एक शूद्र समाज से हैं, दूसरा आप महिला हैं, तो आपका तो विरोध बहुत ज्यादा समाज में होता था, पर उसके साथ भी इन्होंने हमें रास्ता दिखाया। और आज हम सबको गर्व होता है अपने शिक्षक होने पर कि एक शिक्षक जिसको कहते हैं ना, समाज को दशा और दिशा दोनों देते हैं, तो इन्होंने, माता सावित्रीबाई फुले ने हमें वो दिशा और दशा दी। बाबा साहब ने हमें कुछ मंत्र दिए, समाज में, देश में समानता, इज्जत, एक डिग्निटी के साथ रहने का हक दिलाया। तो अब हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उसी मार्ग पर चले, हम सब जुड़े रहें, अपने अपने स्तर पर जो भी कुछ कर सकते हैं, जो भी योगदान हम दे सकते हैं उसको देते रहें और अपने समाज की, सबकी उन्नति के लिए हम कार्य करते रहें। प्रोफेसर है, अब 2-3 साल में एशियस बन जाएगी, फिर चीफ सेक्रेटरी बन जाएगी। बहुत कुछ है। अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना पड़ता है। आजादी कोई हमें प्लेट में तस्करी में नहीं गुजरने की मंदी है। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कुर्बानियां दी है इसके लिए। अब वही बात काम करने की है कि जब आदमी काम करता है उसका शोषण होता है, 8 घंटे से ज्यादा होता है, तो हर एक आदमी, अब सरकार तो या और टाइम देती है या कुछ और देती है। सरकारी शिक्षा की जोत जलाई है, हम उसी जोत को अगर जलाए रखें, ये भी बड़ी बात है। और उस जोत को अगर हम अपने परिवार से ही, कहते ना, हम परिवार में अगर हमारी बच्ची है या हमारे बच्चे भी हैं, अगर हम उस जोत को उन तक पहुंचा सके, अपनी मेहनत को उनको दिखा सके, तो हमें फिर ये मांगने की शायद जरूरत ना पड़े कि हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। कई बार हमारे अंदर ना, मैम निर्मला जी ने कहा कि ये बहस होती है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे आप देके देखिए, आप अगर शिक्षक है या कोई भी और समाज सेवक है, आपके अंदर जो भरा हुआ है, जो आपने सीखा है,
उसको आगे बढ़ा के तो देखिए। अगर आप बढ़ाएंगे तो मैं नहीं मानती कि कोई आपके साथ लगेगा नहीं, लेकिन जो ये शिक्षा की जोत है वो निस्वार्थ भाव से जारी रखनी पड़ेगी आपको। बार बार हम बात करते हैं कि जोड़ के रखने की। हम में से कितने ऐसे हैं इस सभा में भी जो कभी एक खास उपलक्ष्य के ऊपर हम इकट्ठे हो पाते हैं? मतलब ये एक विचार करने का विषय है कि हम कितने अपने अधिकारों के लिए जानने वाले हैं और कितने हम अपने अधिकारों के लिए बोल सकते हैं। आपस में क्या हम विचार विमर्श करते हैं? कमियां निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान। सिस्टम में ये कमी है, सिस्टम में वो कमी है, लेकिन क्या आप अपने आप के अंदर जो सिस्टम है उसकी कमी को दूर कर पाए हैं? कि हमारे अंदर हीन भावना है, हम कमतर है, क्या आप उसको निकाल पाए हैं अपने अंदर से? हम आज भी वही बात करें, हम शूद्र हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्या आप ये भावना निकल पाए हैं? निकाली है आपने कभी अपने आप को दूसरे समाज की जो भी जातियां हैं इस पैरेलल प्लेटफॉर्म पे लाके तो देखिए। अपने अंदर कहते हैं ना, जो कुछ आपके अंदर हुनर है उसको दिखा के तो देखिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ज्ञान हमारे अंदर है, अगर हम वो ज्ञान, समाज को भूल जाइए, अगर आप अपने परिवार को सुधार सकते हैं तो वो परिवार आपके समाज को कितना सुधारने वाला है इसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं 2 मिनट ही कहा है सर ने, तो सर हम आज ये उनके सहयोग के बिना शायद यहाँ तक नहीं आ पाते। तो थैंक यू सर। कर लिया, सब कुछ कर लिया और 23 में आ गए। मेहनत करेगा तो आएगा, ठीक रास्ता होगा वही आएगा। प्लानिंग हो, प्रबंधन हो, मैनेजमेंट हो, हर चीज मैनेजमेंट से चलती है। मैनेज किया, थोड़ी मन में आ गई, बहुत थोड़ा मैंने देख रहा था और कई डिपार्टमेंट संभाले, डीसी मेरे 2-3 जगह में, जहां मैं भी पीछे रहा वहीं मेरे पीछे सब दे रहे। अब इनने आगे आई हो तो कहीं आ जाए, ध्यान में करा सामने यार ठीक है। बहुत काम करते हैं और डॉक्टर राजबाला, डॉक्टर संतोष सरोवर, डीओ का पूरी टीम का और यहाँ इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी जो हमारे साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं आज बहुत विनम्र दिन से एक श्रद्धांजलि देने के लिए। उसके साथ साथ आप सबसे आज जो मिला गया और जो विचार सब थे इनसे पहले बोलने वाले प्रवक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह रखे, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशन बैकग्राउंड फैमिली से आती हूँ। मेरे फादर साहब इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर रहे और मदर भी मेरी पंजाब शिक्षा विभाग में रही। तो ये जो 40 मिनट के पीरियड वाला सिस्टम है वो मैं धन्यवाद कर चुकी, सबने फटाफट निपटा लिया, क्योंकि जाना भी वो हो जाता है तो कई बार दिक्कत आती है। बट आज बहुत अच्छा लगा ये देख के कि सभी वर्गों से, चाहे वो सर्विंग एम्प्लॉइज हैं, चाहे रिटायर्ड हैं, चाहे कारोबारी हैं, चाहे अन्य वर्गों से हैं, सभी हम इकट्ठे हैं। और जो ये जगह जहां हम बैठे हैं इसका उद्देश्य यही है कि
कि कभी एक ऐसा कार्यक्रम हो, कभी एक ऐसा आयोजन हो जिसमें हम सब बैठ सके, आपस की बातचीत कर सके। और इस सबको संजोने के लिए, इस कड़ी में अच्छे काम करने के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद भगवान का नागेंद्र सर को मिला हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इतने वर्षों से एक डेडिकेटेड वे में, हर एक व्यक्ति अपने डेडिकेटेड वे में अगर थोड़ा थोड़ा योगदान भी नियमित रूप से करता है, नियमित रूप इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं समझती हूँ कि जो एक इल्यूजन ऑफ फॉग क्रिएट हो जाती है कई बार, फॉग की बहुत सबने साफ कपड़े पहन लिए, सबके घर में एसी लग गए, कूलर लग गए, पक्के घर बन गए, तो ये बहुत है, इसके आगे कुछ नहीं है, ये भ्रम है। जो एक्चुअल रियलिटी है उसमें अगर आप देखोगे कि जो समाज का तबका है जो इन सुविधाओं से लैस है वो बहुत मिनिस्क्यूल है, और बहुत बड़ा समाज का तबका ऐसा है जिसकी दिनचर्या बहुत मुश्किल है, जिसके पास साधन नहीं है, जिसमें हमारे पास अगर 100 साधन है उसमें से एक भी हम उसमें आशा करती हूँ, क्योंकि हमारी जो अपनी सरकारी दायित्व है उसके दायरे में भी और बाहर भी सामाजिक रूप में भी सभी लोग हम दूरी बढ़ती जा रही है। हम काफी कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, आते रहते हैं, फिर आगे आने वाली जनरेशन को इस भ्रम में बहुत वो हो रहा है कि अब ये मुद्दा ही खत्म है, या इस मुद्दे की आवश्यकता नहीं है, या हमसे तो कोई न्याय नहीं हुआ। लेकिन जो कुर्बानियां दी गई हैं, जैसे हमने डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का अभी याद किया हमने, इतनी उनकी जो कठिनाइयां उन्होंने सही और कैसे कैसे उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, सबको शामिल किया, कैसे आज जिस महान शक्ति की हम बात कर रहे हैं सावित्री बाई फुले जी का, उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल पूरी दुनिया के खिलाफ जाके वो मुहिम चलाई की शिक्षा देनी है, वो सिर्फ महिलाओं तक, विधवाओं तक सीमित नहीं थी, वो वहां से शुरू होकर धीरे धीरे आज भी बहुत से अपने गांव हैं, बहुत से अपने परिवार हैं जो पिछड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा अभी भी उनमें अंधेरा है, अंधकार है। तो हमें प्रयास करना है, और मैं आशा करती हूँ कि आज हम सब इस पॉजिटिव नोट पे और इस जो हमने बहुत अच्छे विचार साझे किए हैं, ये एक मैसेज लेके जाएंगे कि आने वाले समय में हम और हमारा पूरा परिवार किसी न किसी अच्छे काम में समाज के साथ और भागीदारी के साथ जुड़ेगा। धन्यवाद सर, मैं मैडम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हमारे लायक जो भी सेवा हो, ड्यूटी लगाए वो हम निभाएंगे, और आप सबका, सभी जितने साथी यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।